हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 229 खेती करना। यांग के लाभ बहुत अधिक थे। 7,000 से अधिक ऊर्जा पत्थर थे और किंग रैंक इन कोर की मात्रा ने यांग को थोड़ा चौंका भी दिया क्योंकि उनमें से पूरे 236 थे। दूसरे शब्दों में, जमीन पर पड़ी लाशों में से लगभग आधी प्रतियोगिता के दूसरे दौर में भाग लेने की योग्यता रखती थीं। अगर वे लालची न होते और शाही राजधानी में वापस लौट जाते तो शायद उनके आगे एक अच्छा भविष्य होता। दुर्भाग्य से, वे हमेशा के लिए वापस नहीं लौट पाए और इन दिनों के दौरान उनकी सारी मेहनत का फायदा यांग को ही हुआ। बेशक, यांग को कोई अपराधबोध महसूस नहीं हुआ। क्या मजाक है, अगर वह ग्रैंड मायरीड पर्वत पर नहीं होता और अगर उसके पास डाकबीस्ट सेना नहीं होती, तो शायद वह यांग ही होता जो वापस लौटने में असमर्थ होता। ऊर्जा पत्थरों और इनकोर के अलावा एक और चीज थी जिसने यांग को सुखद आश्चर्यचकित किया। यह नांगोंग ज्ञान की स्थानिक रिंग में एक तकनीक थी और यह निम्न श्रेणी की पृथ्वी रैंक तकनीक थी जिसे नांगोंग ज्ञान ने पहले ही निष्पादित किया था, अदृश्य आंख। यह एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी रैंक तकनीक थी। तो यांग कैसे खुश नहीं हो सकता था। आखिरकार उसके पास अब बहुत कम युद्ध तकनीकें थीं। ऊर्जा विभाजन तलवार तकनीक और तलवार क्यूई फिंगर पहले से ही उन राक्षसी प्रतिभाओं के खिलाफ अपर्याप्त थे, जबकि केवल उसकी प्रतिक्रियाशील हड़ताल, तलवार नियंत्रण तकनीक और ड्रैगन ब्रेकर जिसे उसने कभी निष्पादित नहीं किया था, अभी भी आक्रामक रूप से व्यवहार्य थे। चूंकि उसने आरोही रैंकिंग में भाग लिया था, यांग ने देखा कि दक्षिणी क्षेत्र की शीर्ष शक्तियों के उन प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ केवल पृथ्वी रैंक तकनीकें ही इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त थीं। इसके अलावा, चूंकि उसने आरोही रैंकिंग में भाग लिया था, इसलिए उसका रिएक्टिव स्ट्राइक जो अतीत में कभी विफल नहीं हुआ था, व्यवहारिक रूप से उन शीर्ष शक्तियों के प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ कभी सफल नहीं हुआ था। दूसरी ओर, व्यवहारिक रूप से इन प्रतिभाशाली लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी युद्ध तकनीकें पृथ्वी रैंक की तकनीकें थीं, जबकि उनके डार्क ट्रेजर भी पृथ्वी रैंक के थे। ठीक वैसे ही जैसे वेनरेन यू के पृथ्वी रैंक रक्षात्मक डार्क ट्रेजर। अगर वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, तो वह शायद उसे बिल्कुल भी घायल नहीं कर पाता, भले ही वह वहीं खड़ी रहे और उसे हमला करने दे। इसलिए, इस तथ्य के अलावा कि उनके पास वास्तव में अत्यंत महान प्राकृतिक प्रतिभा थी, कारण यह था कि आरोही रैंकिंग एक ऐसा चरण था जो व्यवहारिक रूप से 6 महान शक्तियों और ग्रैंड किन साम्राज्य के प्रतिभाशाली शिष्यों के लिए विशिष्ट था, उनकी साधना तकनीकों और युद्ध तकनीकों के कारण। सरल शब्दों में कहें तो, एक स्वतंत्र साधक और एक संप्रदाय के शिष्य की शक्तियां कमोबेश एक जैसी थीं, लेकिन उनके उपकरणों में अंतर आकाश और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। तो युद्ध में कौन श्रेष्ठ होगा? यांग ने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को रोका और दक्षिण की ओर बढ़ गया। उसने मूल रूप से लूटपाट करने का फैसला किया था, लेकिन अब उसने अपना फैसला बदल दिया है। आरोही रैंकिंग के पहले दौर के खत्म होने में अभी भी आधे महीने का समय था। उसने इस अवधि का उपयोग पृथ्वी रैंक आंदोलन तकनीक और अदृश्य चाप सीखने के लिए करने का इरादा किया था जिसे उसने अभी प्राप्त किया था। वह व्यवहारिक रूप से सभी राक्षसी प्रतिभाओं से मिल चुका था जो भाग लेंगे, और उसने उनमें से कुछ से लड़ाई भी की थी। सच में, भले ही उसके पास तीसरे स्तर पर प्रबुद्ध तलवार दिल और तलवार का इरादा था, फिर भी वह उन राक्षसी प्रतिभाओं को हराने की अपनी क्षमता में आश्वस्त नहीं था। खास तौर पर युआन टोंग हिमशैल की नोक को प्रकट करने के बाद से ही बहुत दुर्जय था। अगर वह दूसरे दौर के दौरान युआन टोंग का सामना करता, तो केवल उसकी तलवार की मंशा पर भरोसा करके युआन टोंग को हराना स्पष्ट रूप से असंभव था। इसलिए, यांग ने उन 2 पृथ्वी रैंक तकनीकों को सीखने के लिए इस आधे महीने के समय का उपयोग करने का फैसला किया था। शीघ्र ही यांग को साधना हेतु एक स्थान मिल गया। यांग एक बांस के जंगल में था और उसके दक्षिण में एक खड़ी पहाड़ी थी। पहाड़ के नीचे एक तालाब था और ऊपर से पानी नीचे की ओर बहता था, जिससे आसपास के इलाके में पानी का छिड़काव होता था। जब वह पूल के किनारे खड़ा था, यांग अभी साधना करने ही वाला था, लेकिन ठीक इसी समय उसके कंधे पर बैठा बैंगनी रंग का मिंक अचानक चमक उठा और उसके सामने प्रकट हो गया। उसने अपने हाथ में स्पिरिट रैंक इन कोर को लहराया और फिर खुद की ओर इशारा किया और अंत में यांग के पेट की ओर इशारा किया। आप अभी उसमें से ऊर्जा को अवशोषित करने का इरादा रखते हैं? यांग ने पूछा। बैंगनी मिंक ने जल्दी से सिर हिलाया। यांग ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने कहा, कुछ भी खतरनाक मत करो और अधीर मत बनो। धीरे धीरे करो, समझे? बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं और फिर वह यांग के सिर के सामने चमक उठी, इससे पहले कि वह अपना माथा यांग के माथे से छूती, और फिर वह बैंगनी प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गई जो यांग के भंवर दानतयान में प्रवेश कर गई। उसके भंवर डेंटियन में प्रवेश करने के बाद, बैंगनी मिंक आसपास के सभी अन्य डाकबीस्ट की ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच सुनहरी गहन ऊर्जा के कुंड में उतरा। उसके बाद, उसके चारों ओर बैंगनी प्रकाश की एक किरण अचानक प्रकट हुई,
इससे पहले कि मुट्ठी के आकार के स्पिरिट रैंक इन कोर के भीतर से प्रतीत होने वाली भौतिक ऊर्जा की किरणें और कुंड से सुनहरी गहन ऊर्जा तेजी से छोटे साथी की ओर बढ़ी। कुछ ही समय में बैंगनी मिंक एक भंवर की तरह प्रतीत हुआ, जिसके कारण आत्मा रैंक इन कोर के भीतर की सुनहरी गहन ऊर्जा और ऊर्जा उसकी ओर पागलों की तरह उमड़ पड़ी। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो अन्य सभी डाकबीस्ट्स की आंखों में ईर्ष्या और भी गहरी हो गई। यांग ये ने अपनी आंखें खोली, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। लगता है मैं बहुत ज्यादा चिंतित हो रहा था। हालांकि यह छोटा सा साथी कई मौकों पर अविश्वसनीय है, लेकिन जब अपनी ताकत बढ़ाने जैसी चीजों की बात आती है तो इसे जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। बेशक जब यह यांग ही की ओर था तो ऐसा नहीं हो सकता था। यांग ये ने अपने विचारों को रोका और फिर उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे 4 शैडो हंटर तेंदुए उसके सामने प्रकट हो गए। उसने उन्हें देखा और धीमी आवाज में कहा, चारों ओर पहरे पर खड़े रहो। किसी भी इंसान या डाकबीस्ट को यहां घुसने मत दो। वे बैंगनी मिंक के दिल में इस इंसान की स्थिति के बारे में पूरी तरह से जानते थे, इसलिए उन चारों ने यांग ये को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। चारों ने एक दूसरे को देखा और फिर आसपास की ओर भाग गए। उन्हें जाते हुए देखने के बाद यांग ये धीरे धीरे पूल की ओर चला गया और फिर वह क्रॉस लेग करके बैठ गया और अर्थ रैंक मूवमेंट तकनीक, क्लोन इल्यूजन तकनीक को वापस ले लिया। वर्तमान में उसके पास मूवमेंट टाइप तकनीकों की सबसे अधिक कमी थी। अगर उसके गेल स्टेप्स में गेल शूज द्वारा प्रदान की गई बूस्ट नहीं होती तो यह उन राक्षसी प्रतिभाओं के सामने पूरी तरह से बेकार होता। इसलिए पहली चीज जिसे उन्होंने विकसित करने के लिए चुना वह थी क्लोन भ्रम तकनीक। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। बांस के जंगल में यांग ये की आंखें थोड़ी बंद हो गईं। एक निश्चित समय पर उसने अचानक उन्हें खोला और फिर उसका दाहिना पैर थोड़ा हिल गया। एक पल में उसका आकार एक प्रतिबिंब में बदल गया क्योंकि वह लगभग 20 मीटर दूर एक बांस की ओर तेजी से आगे बढ़ा। क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी, उसके रास्ते में लगे बांस ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे किसी आंधी से टकरा गए हों और बाएं से दाएं हिल रहे हों। जब वह उस बांस से 3 मीटर दूर पहुंचा तो यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं और वह चिल्लाया, अलग हो जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका चेहरा अचानक हिल गया और उसके बाईं ओर एक क्लोन दिखाई दिया जो दिखने में बिल्कुल यांग ये जैसा था। यांग ये ने अपनी कलाई घुमाई, वायलेट स्पिरिट को खींचा और तेजी से अपने सामने बांस पर वार किया। दूसरी ओर उसका क्लोन बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा था। टकराना। तलवार की रोशनी की चमक के साथ यांग ये के सामने का बांस तुरंत 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया और तलवार का गहरा निशान जमीन पर दिखाई दिया। ठीक इसी समय यांग ये के बाईं ओर का क्लोन अचानक भ्रामक होने लगा और अधिक से अधिक पारदर्शी होता गया, इससे पहले कि 2 सांसों का समय बीतने के बाद वह अंततः हवा में बिखर गया। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और हवा में बिखर चुके क्लोन को देखते हुए जोर से हंसा। चाहे वह हरकत हो या दिखावट, क्लोन उससे बहुत अलग नहीं था और केवल अंतर प्रभावशाली आभा के मामले में था। चूंकि उसने तलवार के इरादे को समझ लिया था, इसलिए उसके पास एक तेज और भयंकर प्रभावशाली आभा थी, लेकिन क्लोनों के पास नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो क्लोन में रूप तो था लेकिन आत्मा नहीं थी। अगर उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता जो वाकई बहुत शक्तिशाली होता, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से क्लोन को पहचान लेता। हालांकि इस समय यांग ये इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अर्थ रैंक तकनीक सीखना मुश्किल था। ओरिजिन स्कूल के एक प्रतिभाशाली शिष्य के रूप में युआन ये ने शायद बहुत समय पहले इस तकनीक को प्राप्त किया था। हालांकि वह इसे केवल चौथे स्तर तक ही विकसित कर पाया था और 4 क्लोन बना पाया था, जबकि यांग ये ने इसे केवल 10 दिनों के समय के लिए विकसित किया था। यह पूरी तरह से उसकी स्वर्णिम गहन ऊर्जा की वजह से था कि वह 10 दिनों के समय में एक क्लोन बनाने में सक्षम था। क्योंकि क्लोन बनाने के लिए व्यक्ति के पास मौजूद गहन ऊर्जा की गुणवत्ता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगर किसी की गहन ऊर्जा शुद्ध नहीं है तो क्लोन बनाना बेहद मुश्किल है। दूसरी ओर उसकी स्वर्णिम गहन ऊर्जा की शुद्धता इस तकनीक की आवश्यकताओं के अनुरूप थी। इसलिए यही कारण था कि वह 10 दिनों के समय में क्लोन बनाने में सक्षम था, लेकिन यह उसकी सीमा थी। यांग ये अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची थी कि वह किसी ऐसी चीज को केवल 10 दिनों में विकसित कर सके जिसे विकसित करने में दूसरों को कई वर्ष लग जाते हैं। अदृश्य चाप तकनीक के लिए यह क्लोन भ्रम तकनीक की तरह ही थी। उसने केवल प्राथमिक दक्षता हासिल की थी। भले ही यह केवल प्राथमिक दक्षता थी, लेकिन इससे प्रकट होने वाली शक्ति ने यांग ये को सुखद आश्चर्यचकित कर दिया। क्योंकि जब इसे उसकी तलवार की मंशा द्वारा बढ़ाया गया तो अदृश्य चाप की शक्ति और गति नांगों ज्ञान से कम नहीं थी। विशेष रूप से अदृश्य होने की इसकी रहस्यमय क्षमता। जब इसे छिपी हुई तलवार के साथ संयोजन में उपयोग किया गया तो रहस्यमयता के मामले में यह पहले से ही बैंगनी मिंक की बैंगनी रोशनी के बराबर था। संक्षेप में, इन 10 दिनों की कठिन साधना ने उन्हें अत्यंत महान लाभ अर्जित करने में मदद की। यांग ये ने गहरी सांस ली और अपने मन को अपने भीतर के भंवर डेंटियन में डुबो दिया। बैंगनी मिंक अभी भी स्वर्णिम गहन ऊर्जा और स्पिरिट रैंक इन कोर के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था।
इन 10 दिनों के दौरान बैंगनी मिंक को घेरने वाली बैंगनी रोशनी गहरे बैंगनी रंग में बदल गई थी, और उसके भीतर से बहने वाली भयावह आभा ने सभी डाकबीस्ट्स को दूर जाने पर मजबूर कर दिया जो मूल रूप से पूल के पास थे। जाहिर है, वह अकेले नहीं थे जिन्होंने पिछले 10 दिनों में अच्छा लाभ अर्जित किया था, बल्कि उस छोटे से साथी ने भी ऐसा ही किया था। गर्जन। ठीक इसी समय दूर से दाहिनी ओर से एक भयंकर गर्जना गूंजी। यह शैडोहंटर तेंदुए की दहाड़ है। यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं। कोई इंसान या डाकबीस्ट यहाँ आया है। अध्याय 230 युद्ध। बांस के जंगल में छाया शिकारी तेंदुआ जो ज़िक्शियू से कई दर्जन गुना बड़ा था, उसके एक ही घूंसे से उड़ गया, और फिर वह कदम दर कदम बांस के जंगल की गहराई में चला गया। दाओवादी जुई की वजह से डाकबीस्ट साम्राज्य ने स्वाभाविक रूप से नियमों को तोड़ने और यांग ये का पीछा करने और उसे मारने के लिए स्पिरिट रैंक या उससे ऊपर के डाकबीस्ट को भेजने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि डाकबीस्ट साम्राज्य यांग ये को जाने देना चाहता था। चूंकि यह स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट को नहीं मार सकता था, तो किंग रैंक डाकबीस्ट के बारे में क्या? अगर किंग रैंक डाकबीस्ट ने यांग ये को मार दिया, तो दाओवादी जुई भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता था। इसलिए वह यहाँ आया था। चाहे कुछ भी हो, डाकबीस्ट साम्राज्य वायलेट मिंक को किसी इंसान द्वारा नियंत्रित किए जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता था और न ही इसकी हिम्मत कर सकता था, क्योंकि उस रहस्यमयी वायलेट मिंक का उनके डाकबीस्ट रेस के लिए खतरा बहुत बड़ा था। ज़िक्शियू यांग ही और उस रहस्यमयी बैंगनी मिंक के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता था। हालांकि इस बार उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इस तथ्य के अलावा कि बैंगनी मिंक डाकबीस्ट साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा था, यह भी इसलिए था क्योंकि यह डाकबीस्ट साम्राज्य का जानवर सम्राट था जिसने उन्हें आदेश दिया था। हाँ, इस बार डाकबीस्ट साम्राज्य के असली उच्च अधिकारियों ने एक कदम उठाया था। अचानक ज़िक्शियू रुक गया क्योंकि यांग ये उसके सामने आ गया था। जैसे ही उसने यांग ये को देखा, ज़िक्शियू ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें ग्रैंड मायरी पर्वतों में नहीं रहना चाहिए था। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपका डाकबीस्ट साम्राज्य मेरी जान लेने पर अड़ा हुआ है। उस रहस्यमयी बैंगनी मिंक को मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। ज़िक्शियू ने गहरी आवाज में कहा। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुरंत चले जाओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, ठीक है? ज़िक्शियू की आंखें सिकुड़ गईं, और उसने कुछ और नहीं कहा। हाँ, अब उसे कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। उसका चेहरा चमक उठा और यांग ये की ओर तेजी से बढ़ा। उसने अपना दाहिना हाथ कसकर पकड़ लिया, और उसमें से एक तेज सीटी निकली और हवा में उछलकर सीधे यांग ये के चेहरे पर जा लगी। ठीक उसी समय जब ज़िक्शियू यांग ही से 10 मीटर दूर पहुंचा, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका शरीर अचानक रुक गया। हालांकि तब भी थोड़ी देर हो चुकी थी। हवा के फटने की एक महीन आवाज गूंजी, और फिर एक उतार चढ़ाव जिसे नंगी आंखों से नोटिस करना बेहद मुश्किल था, ज़िक्शियू के सामने बिना आवाज के दिखाई दिया। अगले ही पल उसकी छाती के सामने के कपड़े सीधे फट गए और ज़िक्शियू की उभरी हुई और बेहतरीन मांसपेशियां दिखने लगीं। उसकी छाती पर रहस्यमय ढंग से ताज़ा खून की एक धार दिखाई दी। यह स्वाभाविक रूप से यांग ये की तलवार नियंत्रण तकनीक और छिपी तलवार थी जिसने यह सब किया। हालांकि यह थोड़ा अफसोस की बात थी क्योंकि छिपी तलवार ने ज़िशियाओ के बचाव को तोड़ दिया था जब इसे ज़िशियाओ के दाहिने हाथ ने जबरदस्ती पकड़ लिया था, जिससे वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया था। जैसे ही उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया, ज़िक्शियू ने अपना सिर उठाकर यांग यी को देखा, जबकि उसकी आंखें गंभीर भाव से भरी हुई थीं। उसने कहा, क्या रहस्यमयी तलवार और तलवार की तकनीक है? मैंने शुरू से ही तुम्हें कम आंका है। हाँ, यदि उसका भौतिक शरीर अत्यंत मजबूत न होता, यदि उसकी इंद्रियां अत्यंत तीव्र न होती, तथा यदि उसकी प्रतिक्रिया की गति अत्यंत तीव्र न होती, तो यह रहस्यमय हमला संभवतः अब तक उसके हृदय को भेद चुका होता। यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। अपनी कलाई को घुमाते ही वायलेट स्पिरिट उसके हाथ में आ गई और फिर उसका फिगर चमक उठा। इस बार ज़िशियाओ की ओर विस्फोटक तरीके से गोली चलाने की बारी उसकी थी। उसने पीछे नहीं हटते हुए अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया, जिससे वह तुरंत ज़िशियाओ के सामने पहुंच गया। उसके बाद उसकी तीसरी लेवल की तलवार की मंशा पागलपन की हद तक बढ़ गई और उसने ज़िशियाओ पर वायलेट स्पिरिट को तेजी से वार किया। जिस क्षण उसने ज़िक्शियू को देखा, यांग ये के दिल की गहराई में क्रोध की ज्वालाएं तुरंत उठ खड़ी हुई थीं। उस छोटे से लड़के की वजह से वह हमेशा डाकबीस्ट से दूर रहता था और उसने कभी भी उनसे परेशानी मोल लेने की पहल नहीं की थी। हालांकि डाकबीस्ट साम्राज्य बार बार उसके और उस छोटे से लड़के के साथ परेशानी मोल लेने आया था। चूंकि यह ऐसा ही था, तो वह क्यों पीछे हटता? इसलिए इस बार उसने सीधे अपने तीसरे स्तर की तलवार की मंशा का इस्तेमाल किया और एक ही बार में ज़िक्शियू को खत्म करने का इरादा किया। चूंकि वे सभी दिखावे त्याग कर दुश्मन बनने जा रहे थे, इसलिए इसे पूरी तरह से करना सबसे अच्छा था। किसी भी मामले में वह एक और किंग रैंक इनकोर पाने के बारे में शिकायत नहीं करेगा। ज़िक्शियू की अभिव्यक्ति तुरंत हिंसक रूप से बदल गई जब उसने यांग ये की तीसरी स्तर की तलवार की मंशा को महसूस किया।
अदृश्य तलवार की मंशा ने उसे वास्तव में और पूरी तरह से मौत की आभा को महसूस करने के लिए प्रेरित किया। उसने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की। सीक शियू जोर से चिल्लाया और उसने अपने हाथ में छिपी तलवार पकड़ी और यांग ये के हमले को सीधे रोकने के लिए उसे ऊपर की ओर बढ़ाया। क्योंकि उसकी ताकत वास्तव में बहुत बड़ी थी, छिपी तलवार ने वास्तव में अपने रास्ते में हवा को टुकड़ों में फाड़ दिया और हवा में भयानक विस्फोटों को गूंजने दिया। टकराना। जैसे ही ये दोनों भयानक ताकतें आपस में टकराईं, युद्ध के मैदान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। सीक शियू की पुतलियां सिकुड़ गईं और दर्द तुरंत उसके दाहिने हाथ पर चढ़ गया। उसी समय जिस जमीन पर वह खड़ा था वह वास्तव में एक पल में ढह गई, और जैसे ही वह नीचे गिरा, यांगे ने अपनी कलाई मोड़ी और वायलेट स्पिरिट को ऊपर की ओर झटका दिया। निश्चित रूप से भयानक तलवार इरादे वाली वायलेट स्पिरिट ने ज़िशियाओ के हाथ में छिपी तलवार को उड़ा दिया। जब उसने छिपी तलवार को दूर फेंका तो यांगे की आंखों में एक क्रूर अभिव्यक्ति की झलक दिखाई दी, और अपनी कलाई को मोड़ते हुए वायलेट स्पिरिट ने ज़िशियाओ की गर्दन की ओर झपट्टा मारा। पहली बार ज़ीक शियू की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया जब उसने वायलेट स्पिरिट को अपनी ओर क्षैतिज रूप से आते देखा। जाहिर है, उसने कभी नहीं सोचा था कि यांगे की ताकत वास्तव में उससे आगे निकल जाएगी, जबकि यांगे की तीसरी स्तर की तलवार की मंशा ने इसे बढ़ा दिया था। टकराना। भयंकर गर्जना के बीच ज़िशियाओ का शरीर हिल गया और फिर अचानक फैल गया। उसका पूरा शरीर बदलने लगा, और एक सांस पूरी होने से भी कम समय में ज़िशियाओ, जो मूल रूप से एक इंसान के रूप में था, एक विशालकाय व्यक्ति बन गया जो एक पहाड़ की तरह बड़ा था। इस समय ज़िशियाओ एक बहुत बड़ा वानर था जो लगभग 24 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा था, और उसका पूरा शरीर काला था। अन्य डार्क बीस्ट्स के विपरीत ज़िशियाओ का असली रूप मनुष्यों के समान था। बेशक उसके और मनुष्यों के बीच आकार का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। अनुभव करना। भले ही ज़िशियाओ अपने असली रूप में वापस आ गया था, फिर भी यांग ये की तलवार आसानी से उसकी गर्दन में घुस गई थी। लेकिन ज़िशियाओ के विशाल आकार के सामने यांग ये की तलवार टूथपिक की तरह थी। हालांकि वायलेट स्पिरिट में निहित भयानक शक्ति ने अभी भी ज़िशियाओ की गर्दन पर एक बहुत बड़ा छेद कर दिया था, और फिर खून तुरंत फव्वारे की तरह फूट पड़ा। गर्जन। उसकी गर्दन से आए तेज दर्द के कारण ज़ीक शियू ने अपना सिर उठाया और गुस्से से दहाड़ने लगा, और फिर उसने अपनी विशाल दाहिनी हथेली उठाई और सीधे यांग ये की ओर पटक दी जो उसके सामने खड़ा था। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने वायलेट स्पिरिट को घुमाया और उसे अपने सामने रोकने के लिए इस्तेमाल किया। टकराना। ज़िशियाओ की विशाल हथेली के पीछे की भयानक ताकत ने यांग यी को उड़ा दिया, और वह लगभग 150 मीटर तक उड़ता रहा, फिर जमीन पर गिर गया। उसके बाद उसकी आकृति को लगभग 30 मीटर तक जमीन पर पीछे की ओर घसीटा गया। अंत में वह एक विशाल बांध से टकराया, और टक्कर से उसका आकार टूटकर आखिरकार रुक गया। ज़ीक शियू की बड़ी बड़ी आंखों में एक क्रूर चमक दिखाई दी। उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका, जिससे पूरी जमीन तुरंत हिंसक रूप से कांप उठी, और उसका शरीर इस बल पर निर्भर था कि वह यांग यी की ओर तोप के गोले की तरह वार करे। इस समय यांग ये खड़ा हो गया था, और जब उसने अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस किया तो उसकी आंखों में एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। इस स्टील ऐप की ताकत काफी भयानक थी, और अगर इससे पहले उसके शारीरिक शरीर और ताकत में भारी वृद्धि नहीं हुई होती, तो वह शायद पहले के उस हमले को झेलने के बाद फिर से खड़ा नहीं हो पाता। जैसे ही उसने ज़ीक शियू को देखा जो पहाड़ की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था, यांगे ने एक गहरी सांस ली, और फिर उसके शरीर के भीतर की सुनहरी गहन ऊर्जा उसके हाथ में पकड़ी हुई वायलेट स्पिरिट तलवार की ओर पागलों की तरह बढ़ गई। जैसे ही उसकी सुनहरी गहन ऊर्जा लगातार उसमें बढ़ रही थी, वायलेट स्पिरिट से एक बार फिर चमकदार सुनहरी और बैंगनी रोशनी फूट पड़ी। एक निश्चित समय पर यांग ये ने वायलेट स्पिरिट को सीधे ज़ीक शियू की ओर इशारा किया, और फिर उसने अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से ठोकर मारी और ज़ीक शियू की ओर विस्फोटक तरीके से गोली चलाई। स्वर्णिम गहन ऊर्जा और तीसरे स्तर की तलवार की मंशा से मिले प्रोत्साहन ने यांग ये के सबसे शक्तिशाली साधारण हमले का निर्माण किया। इस समय यांग ये की शक्ति और गति अपने चरम अवस्था में पहुंच गई थी। ऐसी परिस्थितियों में यांग ये के हाथ में वायलेट स्पिरिट तलवार को ले जाना अत्यंत भयानक था। जहां भी यह गुजरती, अंतरिक्ष में स्पष्ट लहरें दिखाई देती, और ऐसा लगता था कि अंतरिक्ष किसी भी क्षण छिन्न भिन्न हो जाएगा। जब उसने यांग ये के हाथ में वायलेट स्पिरिट तलवार में निहित भयानक शक्ति को महसूस किया, तो ज़ीक शियू की बड़ी बड़ी आंखें तुरंत थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, और वह उग्र रूप से दहाड़ने लगा। उसकी हथेली पर तुरंत काले और चमकीले तराजू की एक परत दिखाई दी, और फिर उसने उसे यांगे पर जोर से पटक दिया। इस समय ज़ीक शियू ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे, और उन्होंने अपनी जीवन रक्षक क्षमता का उपयोग किया। आखिरकार यह स्केल कवच एक पृथ्वी रैंक डार्क ट्रेजर के बराबर था। अपने स्वयं के भौतिक शरीर की दुर्जय सुरक्षा के साथ उनकी वर्तमान सुरक्षा एक अकल्पनीय ऊंचाई पर पहुंच गई थी। झंकार। वायलेट स्पिरिट की नोक ने तराजू से ढकी हुई विशाल हथेली पर वार किया, और फिर धातु के टकराने की स्पष्ट और गूंजती हुई ध्वनि गड़गड़ाहट की तरह गूंजी।
ज़ीक्शियू को तुरंत खुशी हुई जब उसने देखा कि यांग ये उसकी सुरक्षा को भेदने में असमर्थ है। हालांकि ठीक इसी समय यांग ये जोर से चिल्लाया, तोड़ो, अनुभव करना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अचानक अपने हाथ में तलवार घुमाई और फिर वायलेट स्पिरिट ने तुरंत स्केल कवच को काट डाला। उसके बाद यांग ये ने अपनी तलवार से ज़ीशियाओ की विशाल हथेली को छेद दिया। अध्याय 231 मृत्यु। ज़ीशियाओ की विशाल हथेली को छेदने के बाद यांग ये तुरंत ज़ीशियाओ के सामने आ गया। उसके बाद ज़ीशियाओ ने आश्चर्य से देखा कि वायलेट स्पिरिट उसकी गर्दन की ओर झपटा। ठीक इसी समय अचानक एक भयंकर गर्जना गूंजी, जैसे बिजली चमक रही हो। मानव, अपना हाथ रोको। जब उसने यह आवाज सुनी तो यांग ये का हाथ थोड़ा रुक गया जबकि उसका दिल ठंडा हो गया, क्योंकि इस आवाज का मालिक कम से कम कुछ 100 किलोमीटर दूर था। दूसरे शब्दों में, इस आवाज का मालिक कम से कम एक साथ दायरे का विशेषज्ञ था। लेकिन अगले ही पल यांग ये ने एक क्रूर अभिव्यक्ति प्रकट की और फिर वायलेट स्पिरिट ने बिल्कुल भी धीमा नहीं किया क्योंकि यह ज़ीक्शियू की गर्दन की ओर बढ़ गया। रुको, क्या मजाक है? क्या वह मुझे बेवकूफ समझता है? तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। जब उसने यांग ये को इस तरह से काम करते देखा तो आवाज का मालिक स्पष्ट रूप से हताश था और उसकी गहन ऊर्जा से प्रेरित होकर यह यांग ये के कानों के पास गरजने की तरह गड़गड़ाहट हुई। इसने यांग ये के कानों को इस हद तक हिला दिया कि वे गुनगुनाने लगे, लेकिन यांग ये फिर भी बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ और वायलेट स्पिरिट ने सीधे ज़ीक्शियू की गर्दन पर वार किया। बिना किसी बाधा के यांग ये ने अपनी तलवार से ज़ीक्शियू की गर्दन में गोली मार दी। अनुभव करना। एक विशाल वानर का सिर हवा में उड़ गया, जबकि ज़ीक्शियू का विशाल शरीर जमीन पर गिर गया, जिससे जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी। ठीक इसी समय एक आकार बदला हुआ जानवर जो एक अधेड़ उम्र के आदमी जैसा दिखता था, यहाँ प्रकट हुआ। जब उसने ज़ीक्शियू की लाश को जमीन पर देखा तो अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं, जबकि उनके भीतर एक क्रूर भाव उभर आया। उसने यांग ये को देखा, जबकि उसके शरीर से एक भयानक आभा की किरण विस्फोटक रूप से बाहर निकली और यांग ये को घेर लिया। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई। यह अधेड़ उम्र का आदमी कम से कम एक साल ट्रैंक डाकबीस था और ऐसा अस्तित्व बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जिसके खिलाफ वह जा सके। सौभाग्य से इस समय दाओवादी जुई की आकृति अचानक यांग ये के सामने पतली हवा से प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था कि दाओवादी जुई ने कुछ नहीं किया था, लेकिन अधेड़ उम्र के आदमी की प्रभावशाली आभा अजीब तरह से हवा में गायब हो गई थी। यांग ये ने तुरंत राहत की सांस ली जब उसने दाओइस्ट जुई को देखा। हालांकि वह हमेशा बहुत आश्वस्त था, लेकिन वह यह सोचने के लिए आश्वस्त नहीं था कि वह एक साल ट्रैंक डाकबीस्ट के खिलाफ जा सकता है। ठीक इसी समय हवा के फटने की कई आवाजें गूंज उठीं और फिर यांग ये को लगा कि उसकी आंखों के सामने कुछ चमक रहा है, इससे पहले कि 8 आकृतियां यहां दिखाई दें। वह इनमें से कुछ लोगों को जानता था और उसने सू किंगशी, यू हिंग, कुगू और फ्लावर पैलेस और स्नो पैलेस के समूह के नेताओं को देखा। जब उन्होंने ज़ीशियू की लाश को जमीन पर देखा तो उनके हाव भाव थोड़े बदल गए और फिर उन्होंने एक साथ यांग ये पर नजरें गड़ा दी। उनकी नजरों में अलग अलग भावनाएं थीं। कुछ लोग चौंक गए, कुछ सुखद आश्चर्य में थे, कुछ ठंडे थे। वे जानते थे कि स्टील ऐप कितना भयानक होता है, फिर भी यांग ये वास्तव में एक वयस्क स्टील ऐप को मारने में सक्षम था। इसके अलावा यह परिस्थितियों के कारण ही था कि यह स्टील ऐप अपने असली रूप में लौट आया था। दूसरे शब्दों में, यांग ये पहले से ही उनके शिष्यों को धमकाने में सक्षम था, खास तौर पर ओरिजिन स्कूल से किंग यूनजी। यांग ये को देखते ही उसकी आंखों की गहराई में एक भयानक ठंडक की झलक दिखाई दी। इस समय वह व्यावहारिक रूप से निश्चित था कि युआन ये को संभवतः यांग ये ने ही मारा था, क्योंकि स्टील ऐप कबीले के कुलीन वर्ग का सफाया करने के लिए पर्याप्त ताकत वास्तव में युआन ये से बेहतर थी। किंग यूनजी के अलावा फ्लावर पैलेस के कैफैंग ने भी यांग ये के प्रति हत्या की मंशा प्रकट की। शुरू से ही उसने यांग ये को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उसकी राय में यांग ये जैसा व्यक्ति फ्लावर पैलेस के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता। हालांकि अब भी उसे ऐसा ही लगता है, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अगर यांग ये को बढ़ने दिया जाए तो भले ही वह फ्लावर पैलेस के लिए कोई बड़ा खतरा न बन पाए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके परेशानी को खत्म करना सबसे अच्छा है। इसके विपरीत कुगू, जिसे यांग ये को खत्म करने के लिए सबसे अधिक उत्सुक होना चाहिए था, उसने बेहद असामान्य तरीके से काम किया। इस समय कुगू की अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे कि उसने जमीन पर ज़ीक्शियू की लाश को नहीं देखा था और वह बेहद कम प्रोफाइल में रहा। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वह अपने दिल में क्या सोचता था। बेशक कुगू के अब इतने कम चर्चित रहने का कारण संभवतः दाओवादी जुई था। इस समय यांग ये अभी भी इस बात से अनजान था कि कुछ एक्साल्ट्रियल विशेषज्ञों ने ज़ीक्शियू की लाश के कारण उसके प्रति हत्या की मंशा जगाई थी। यू हिंग की आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति की झलक दिखाई दी। यह युवक जो स्टील ऐप को मारने में सक्षम है, उसे तलवार संप्रदाय का शिष्य होना चाहिए था। कितना अफसोस की बात है। सौभाग्य से भले ही तलवार संप्रदाय के पास यांग ये न हो, फिर भी तलवार संप्रदाय के भविष्य के लिए आशा है।
जब उन्होंने उस समाचार के बारे में सोचा जो दाओवादी जुई ने उन्हें पहले लाया था, तो यू हिंग की आंखों में जटिल अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई थी। सी किंगशी हमेशा की तरह चुप और उदासीन थी। हालांकि जब उसने जीक्षियू की लाश देखी, तो उसके मुंह के कोनों पर एक अगोचर चाप थोड़ा सा उभर आया था। जोंगशी, क्या आप हु जोंग्युआन के समान भाग्य भोगना चाहते हैं? दाओवादी जुई ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा जो अभी यांगे पर हमला करना चाहता था और ठंडे स्वर में बोला। जोंगशी नामक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की पलकें झपकने लगी जब उसने यह सुना। भले ही उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन वह इस बूढ़े व्यक्ति के सामने अभी भी अपर्याप्त थी। हालांकि डाकबीस्ट साम्राज्य ने एक कुलीन व्यक्ति को खो दिया था, और वह वास्तव में अपने गुस्से को निगलने में असमर्थ था। हालांकि उसके पास दाओवादी जुई के सामने खड़े होकर इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उसने तुरंत एक गहरी सांस ली और कहा, वरिष्ठ जुई, आप अभी इस बच्चे को रोकने में सक्षम थे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि जीक्षियू की क्षमता और ताकत के साथ, वह प्राचीन युद्ध के मैदान में एक बड़ा योगदान देने में सक्षम होगा। प्राचीन युद्ध क्षेत्र। यांगे ने ये शब्द सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। वह कौन सी जगह है? हालांकि वह अपने दिल में उलझन में था, फिर भी उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और न ही पूछा, क्योंकि ऐसी स्थिति में बीच में बोलना उसके लिए उचित नहीं था। दाओवादी जुई ने ठंडी हंसी में कहा, जोंगशी, क्या यह सब तुमने ही नहीं किया? मैं अपनी सांसें बर्बाद नहीं करूंगा। अब जब यांग ये और जीक्षियू के बीच लड़ाई का नतीजा तय हो गया है, तो वापस जाओ और अपने बीस्ट सम्राट से कहो कि मुझे उम्मीद है कि डाकबीस्ट साम्राज्य यांग ये के साथ परेशानी की तलाश में नहीं आएगा, अन्यथा मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। जोंगशी ने गहरी सांस ली, यांग यी को ठंडी नजर से देखा, और फिर जीक्षियू की लाश के साथ दूर चला गया। कुछ ही समय में वह सभी की नजरों से ओझल हो गया। इस बीच ताओवादी जुई ने यांग ये को देखने के लिए मुड़कर कहा, आप इस बात से थोड़ा हैरान हैं कि जीक्षियू आपको कैसे ढूंढने में सक्षम था, है ना? यांग ये ने सिर हिलाया। वास्तव में वह इस समय बहुत हैरान था। इस बात को लेकर हैरान होने के अलावा कि जीक्षियू उसे कैसे ढूंढ पाया, वह दाओवादी जुई के पहले के शब्दों के पीछे के अर्थ को लेकर भी हैरान था। दाओवादी जुई ने कहा, मैंने ही उसे तुम्हारे स्थान के बारे में बताया था। यह मेरे और डाकबीस्ट साम्राज्य के बीच एक शर्त का हिस्सा था। उन्हें तुमसे लड़ने के लिए एक राजा रैंक डाकबीस्ट भेजने की अनुमति थी। अगर तुम हार गए, तो वे जो चाहें कर सकते थे। अगर तुम जीत गए, तो उन्हें तुम्हें मारने के लिए स्पिरिट रैंक या उससे ऊपर के विशेषज्ञों को भेजने से मना किया गया था। तुमने उनके साथ शर्त क्यों लगाए? यांग ये ने धीमी आवाज में कहा। दाओवादी जुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, बच्चे, यह अब आरोही रैंकिंग के दौरान है, इसलिए मैं एक चाल चल सकता हूं और अगर वे नियम तोड़ते हैं और तुम पर हमला करते हैं तो मैं उनसे निपट सकता हूं। लेकिन एक बार जब तुम ग्रैंड मायरीड पर्वत छोड़ दोगे, तो यह प्रतियोगिता के इस दौर का अंत होगा। तो क्या तुम बच पाओगे अगर वे उस समय तुम्हारे पीछे स्पिरिट रैंक या एक्साल्ट रैंक विशेषज्ञों को भेज दें? तुम उम्मीद तो नहीं कर रहे होगे कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, है ना? तो यही कारण है। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने कहा, अगर मैं पहले हार गया होता और मारा गया होता, तो क्या तुम तब भी कुछ नहीं करते? दाओवादी जुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे अलावा यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति समय रहते आप दोनों के बीच की लड़ाई को रोक नहीं पाएगा। हालांकि अगर आप हार भी गए, तो भी मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा और आप मर जाएंगे। अगर आपको अभी भी साधना के उसी क्षेत्र में किसी सहकर्मी के खिलाफ लड़ाई में मदद की जरूरत है, तो आप मेरे बचाव के लायक नहीं हैं। यांग ये ने सिर हिलाया और अपने दिल में आत्मा उपहास के साथ हंसा। उसने शुरू में सोचा था कि दाओवादी जुई को उससे लगाव हो गया है, लेकिन अब ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है। ताकत के बिना उसका कोई मूल्य नहीं होगा। अगर उसका कोई मूल्य नहीं होगा, तो कोई भी उसे महत्व नहीं देगा, और अगर कोई उसे महत्व नहीं देगा, तो वह मौत का हकदार है। अगर वह मरना नहीं चाहता था या दूसरों द्वारा त्यागा जाना नहीं चाहता था, तो उसे लगातार अपनी ताकत में सुधार करना था, ताकि उसका मूल्य हो। क्योंकि जब उसका मूल्य होगा तभी दूसरे लोग उसे महत्व देंगे। ठीक वैसे ही जैसे तलवार संप्रदाय और दाओवादी जुई के साथ उसका रिश्ता अभी है। वह जानता था कि दाओवादी जुई के अलग दिखने और उसकी रक्षा करने का कारण शायद यह था कि दाओवादी जुई ने उसके द्वारा दर्शाए गए मूल्य को महत्व दिया था। उसका मूल्य क्या था? यह स्वाभाविक रूप से उसकी क्षमता थी कि वह आरोही रैंकिंग पर एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके और तलवार संप्रदाय को बहुत अधिक लाभ पहुंचा सके। अगर उसका कोई मूल्य नहीं होता, तो क्या तलवार संप्रदाय या उससे पहले का यह असाधारण विशेषज्ञ यांगे उसकी परवाह करता? क्या मजाक है? उनके पास करने के लिए बेहतर काम थे। इन सब बातों के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट करने के बाद यांगे को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस समय उसके दिल में एक ही विचार दृढ़ हो गया, और वह था कड़ी मेहनत करना और मजबूत बनना ताकि उसका अपना भाग्य और उसके प्रियजनों का भाग्य दूसरों के हाथों में न पड़े। अध्याय 232 मूल्य। दाओवादी जुई ने अचानक अपना दाहिना हाथ हिलाया।
आसपास के सभी लोगों को लगा कि उनकी आंखों के सामने कुछ चमक गया है, और फिर यांग यी और तलवार संप्रदाय के अन्य सदस्य मौके पर ही गायब हो गए। जब उन्होंने यह दृश्य देखा, तो अन्य शक्तियों के सदस्यों के हाव भाव थोड़े बदल गए, जबकि उनकी आंखें सदमे से भर गईं। वे किस बात से हैरान थे? यह स्वाभाविक रूप से दाओवादी जुई की ताकत थी। जिन विशेषज्ञों ने एक साथ दायरे को प्राप्त किया था, वे अंतरिक्ष की कुछ गहराई को समझने में सक्षम थे, और यही आत्मा दायरे के विशेषज्ञों और एक साथ दायरे के विशेषज्ञों के बीच का अंतर था। हालांकि दाओवादी जुई ने अभी जो किया था, वह अंतरिक्ष के माध्यम से सच्ची यात्रा थी। इतनी ताकत! किंग यूनजी ने अपने दिल में हल्की सी आह भरी। अभी कुछ समय पहले की बात नहीं है जब ओरिजिन स्कूल के कई बुजुर्गों ने तलवार संप्रदाय के खिलाफ कदम उठाने का इरादा किया था, क्योंकि अगर वह तलवार संप्रदाय को अपने अधीन कर लेता तो ओरिजिन स्कूल की ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाती। हालांकि चाहे कितने भी बुजुर्गों ने ऐसा सुझाव दिया हो, संप्रदाय के गुरु ने इसे अस्वीकार कर दिया। पहले उसे समझ में नहीं आता था कि संप्रदाय के गुरु क्यों मना करेंगे, लेकिन अब उसे समझ में आ गया। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में ऐसी एक भी शक्ति नहीं थी जो दाओवादी जुई जैसे असाधारण विशेषज्ञ को बिना सोचे समझे अपमानित कर सके। भले ही दाओवादी जुई सिर्फ एक व्यक्ति ही क्यों ना हो। कुगु ने भी अपने दिल में आह भरी। भूत संप्रदाय की वर्तमान ताकत तलवार संप्रदाय से कहीं ज्यादा थी, लेकिन भूत संप्रदाय ने कभी भी तलवार संप्रदाय के खिलाफ कोई विनाशकारी हमला नहीं किया था। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि भूत संप्रदाय के भीतर भूत पर्वत पर रहने वाले उन बुरे लोगों को किस बात की चिंता थी। जब तक ताओवादी जुई दुनिया से गायब नहीं हो जाते, अन्यथा तलवार संप्रदाय दक्षिणी क्षेत्र में जीवित रहेगा, भले ही वह पतन की ओर चला गया हो। डॉट 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 एक अज्ञात नाम के पहाड़ पर यांग ये ने दाओवादी जुई को देखा जो उसके सामने खड़ा था, जबकि वह अपने दिल में चरम सीमा तक चौंक गया था। छोटे आदमी की क्षमता भयानक थी, लेकिन इस बूढ़े आदमी की क्षमता उससे भी अधिक भयानक थी। बस एक पल में वे कम से कम 500 किलोमीटर दूर दिखाई दिए। इस समय सुकिंगशी और यू हिंग के हाव भाव लगभग यांग यी के जैसे ही थे। हालांकि उन्होंने बहुत अधिक सुखद आश्चर्य प्रकट किया, क्योंकि तलवार संप्रदाय को एक असाधारण विशेषज्ञ का संरक्षण प्राप्त था। दाओवादी जुई ने अपनी कमर पर रखी लौकी को हटाया, उसमें से एक घूंट पिया, और फिर यांग ये को देखा और कहा, बच्चे, तुम्हारी ताकत पहले से ही युवा पीढ़ी के बीच खराब नहीं है। हालांकि यह बहुत संभव नहीं है कि तुम आरोही टोकन को जब्त कर सको और अपनी मां को बचा सको। यांग ये दंग रह गया। इस बूढ़े आदमी को कैसे पता चला कि मैं आरोही टोकन को जब्त करना चाहता हूं? एक पल के लिए सोचने के बाद यांग ये ने सुकिंगशी को देखा, और उसने देखा कि सुकिंगशी ने थोड़ा सिर हिलाया। वह तुरंत समझ गया, और उसका दिल गर्म हो गया। सुकिंगशी ने शायद दाओवादी जुई को मेरे और फूल महल के बीच के मामले के बारे में इस उम्मीद के साथ बताया था कि वह मदद कर पाएगा। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, सीनियर? दाओवादी जुई ने कहा, बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे पास निश्चित रूप से कोई न कोई तुरुप का पत्ता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मूल विद्यालय के युआनटोंग, ग्रैंड किन साम्राज्य के किन योरान और स्नो पैलेस और फ्लावर पैलेस की दो छोटी लड़कियां बिल्कुल भी सरल नहीं हैं। खास तौर पर युआनटोंग। दक्षिणी क्षेत्र के पिछले 10,000 वर्षों में उसने जो क्षमता और ताकत दिखाई है, उसके आधार पर केवल 2 लोग उसकी उम्र में उसकी वर्तमान ताकत और उपलब्धियों को पार कर सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि वे कौन थे? कृपया मुझे समझाएं, यांग ये ने कहा। एक मूल विद्यालय का संस्थापक पूर्वज था और दूसरा तलवार संप्रदाय का संस्थापक पूर्वज था। दाओवादी जुई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने कहा, दक्षिणी क्षेत्र में मार्शल भगवान के प्रकट होने के बाद से कितने साल हो गए हैं? आखिरकार पिछले 10,000 वर्षों में दक्षिणी क्षेत्र में अनगिनत असाधारण आकृतियां प्रकट हुई हैं। हालांकि इनमें से सभी लोगों ने खुद को मार्शल भगवान कहने की हिम्मत नहीं की। क्या आप मार्शल भगवान की उत्पत्ति और एक बनने की शर्तों को जानते हैं? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। वह तलवार सम्राट की उत्पत्ति और तलवार सम्राट बनने की शर्तों को जानता था, लेकिन उसने मार्शल गॉड के बारे में कभी नहीं सुना था। दाओवादी जुई ने शराब का एक और घूंट लिया और फिर कहा, मार्शल भगवान बनने के लिए 2 आवश्यकताएं हैं, और दोनों ही बहुत कठोर हैं। पहली यह कि व्यक्ति को अपनी पीढ़ी के सभी विशेषज्ञों को कुचलना चाहिए और अपराजित रहना चाहिए। दूसरी यह कि व्यक्ति के पास मजबूत दिल होना चाहिए। मजबूत दिल क्या है? यह हमारे तलवार दाव में प्रबुद्ध तलवार दिल की तरह ही साधना का एक प्रकार का क्षेत्र है। यदि तलवार की साधना करने वाला व्यक्ति प्रबुद्ध तलवार दिल को समझने में सक्षम है, तो वह व्यक्ति तलवार के एक ही वार से सभी भ्रम और तकनीकों को नष्ट करने में सक्षम होगा। दूसरी ओर, मजबूत दिल उस व्यक्ति को अनुमति देता है जिसने इसे समझा है कि वह प्रतिद्वंद्वी के अनुसार मजबूत हो सकता है। दूसरे शब्दों में, उस व्यक्ति का प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत होगा, उसकी युद्ध शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। यह सुनकर यांग ये की पलकें झपकने लगी, और फिर उसने पूछा, वरिष्ठ, क्या दक्षिणी क्षेत्र के इतिहास में तलवार सम्राटों और मार्शल देवताओं ने एक दूसरे से लड़ाई की है?
दाओवादी जुई ने यांग ये की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानती हो कि मुझे पता था कि तुम यह सवाल पूछोगी। अगर तलवार सम्राट और मार्शल भगवान एक ही पीढ़ी में दिखाई देते हैं, तो वे निश्चित रूप से प्राणघातक दुश्मन बन जाएंगे। क्यों? यांग ये हैरान था। दाओवादी जुई ने कहा, क्योंकि मार्शल भगवान को एक ही पीढ़ी के सभी विशेषज्ञों के बीच सर्वोच्च शासन करना चाहिए और उन्हें अपने सामने झुकना चाहिए। दूसरी ओर, जो लोग तलवार सम्राट बनने में सक्षम हैं वे जिद्दी और अडिग लोग हैं। इसके अलावा, एक तलवार साधक की तलवार दूसरे के सामने कैसे झुक सकती है? एक तलवार जो झुक गई है वह तलवार सम्राट की तलवार कैसे हो सकती है? एक सच्चा तलवार साधक वास्तव में झुकने के बजाय टूटना पसंद करेगा। लेकिन मार्शल भगवान को एक ही पीढ़ी के सभी विशेषज्ञों को अपने सामने झुकना पड़ता है, तो क्या वे प्राणघातक दुश्मन नहीं होंगे? यांग ये चुप रहा, और फिर थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। युआन टोंग अब मार्शल भगवान नहीं है, और मैं तलवार सम्राट नहीं हूँ। तो मैं यह सब क्यों सोच रहा हूँ? यह बूढ़ा आदमी एक बात के बारे में बिल्कुल सही था। एक तलवार साधक की तलवार दूसरे के सामने कैसे झुक सकती है? तो अगर दिन आया, नहीं, शायद वह अब से कुछ दिनों बाद युआन टोंग से लड़ेगा। उस समय वह युआन टोंग के सामने झुकेगा नहीं, भले ही इसका मतलब मौत हो। एक पुरानी कहावत है, जब तक कोई जीवित है तब तक हमेशा उम्मीद बनी रहती है। यांग ये वास्तव में इस कहावत से सहमत थे, लेकिन ऐसे कई मौके थे जब कोई पीछे नहीं हट सकता था, भले ही इसका मतलब मौत हो। उसे प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी। अगर यह ऐसी लड़ाई होती जिसे वह जीत नहीं सकता था और जिससे उसे भागना चाहिए, तो वह निश्चित रूप से भाग जाता। इसके अलावा, वह हताश होकर भागता। लेकिन इस बार यह अलग था। यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ाई थी जो साधना के उसी क्षेत्र में था, और यह उसकी मां और सु किंगशी से भी संबंधित था। इसलिए वह इस बार बिल्कुल भी भाग नहीं सकता था या पीछे नहीं हट सकता था। सच कहें तो उसे अभी भी नहीं पता था कि सु किंगशी के दिल में उसकी क्या स्थिति थी। बेशक, एक बात थी जिसके बारे में उसे यकीन था, और वह यह कि उसकी स्थिति तलवार संप्रदाय जितनी ऊंची नहीं थी। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि स्नेह की बात आने पर हर एक व्यक्ति की समझ और काम करने का तरीका अलग होता है। उसने, यांग ये ने तलवार के साथ जैसा किया था वैसा ही किया। उसने अपनी पूरी कोशिश की और उसने भाग्य को परिणाम तय करने दिया। यांग ये ने अपने दिल को हिलाया, अपने विचारों को नियंत्रित किया, और फिर दाओवादी जुई को देखने से पहले कहा, वरिष्ठ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। दाओवादी जुई ने यांग ये की ओर देखा और कहा, अपनी मां को बचाओ। यांग ये ने सिर हिलाया। दाओवादी जुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। क्यों? यांग ये ने कहा, अगर सीनियर की कोई शर्त है, तो बेझिझक मुझे बताएं। जब तक मैं इसे पूरा करने में सक्षम हूं, तब तक मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा। भले ही यह तलवार संप्रदाय में शामिल होने के लिए ही क्यों ना हो। जब उसे अपनी मां और अपनी गरिमा के बीच निर्णय का सामना करना पड़ा, तो उसने पहले वाले को चुनने में संकोच नहीं किया। दाओवादी जुई ने स्पष्ट रूप से कहा, आपके पास मेरे और तलवार संप्रदाय के लिए आवश्यक मूल्य नहीं है कि मैं आपके लिए फूल महल को पूरी तरह से अपमानित कर सकूं। यांग ये ने धीमी आवाज में पूछा, मुझे ऐसा मूल्य कैसे मिलेगा? दाओवादी जुई ने शराब का एक और घूंट लिया, और फिर उसने कहा, आरोहण रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करो, तलवार सम्राट बनो, और 20 वर्ष की आयु तक राजा क्षेत्र और तलवार इरादे के 5वें स्तर को प्राप्त करो। केवल अगर तुम इन आवश्यकताओं को पूरा करते हो तो मैं और तलवार संप्रदाय फूल महल को पूरी तरह से अपमानित करने और तुम्हारी मां को बचाने में संकोच नहीं करेंगे। यांग ये ने कुछ भी नहीं कहा और फिर मुड़कर चला गया, और कुछ ही देर में वह ताओवादी जुई, सु किंगशी और यू हेंग की दृष्टि से ओझल हो गया। जैसे ही उसने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर यांग ये गया था, सु किंगशी के होंठ कई बार थोड़े हिले थे, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा, और उसकी आंखों में केवल चिंता की एक झलक उभरी। यू हेंग ने यांग ये के जाने की दिशा की ओर देखते हुए पूछा, मार्शल अंकल, क्या वह सहमत हो गया या? दाओवादी जुई मुस्कुराया। उसने यांग ये को देखा जिसे वह अभी भी दूर से देख सकता था, और उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक चमक उठी जब उसने कहा, यह बच्चा बुरा नहीं है। चाहे यह उसका स्वभाव हो या प्राकृतिक प्रतिभा, वे दोनों बुरे नहीं हैं। दुर्भाग्य से उसके मन में तलवार संप्रदाय के प्रति बुरी भावनाएं हैं। अन्यथा उसके और तलवार संप्रदाय में मेरे उस तलवार के दीवाने के साथ, भले ही मैं भविष्य में चला जाऊं, तलवार संप्रदाय अभी भी भविष्य में सुरक्षित रहने में सक्षम होगा। दुर्भाग्य से। इस बीच सु किंगशी ने अचानक कहा, मार्शल अंकल, जब यह ऐसा है, तो आप उसकी मां को बचाने और हमारे तलवार संप्रदाय के प्रति उसकी बुरी भावनाओं को खत्म करने के लिए सहमत क्यों नहीं हुए? दाओवादी जुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही वह वास्तव में बुरा नहीं है, फिर भी वह अंत में मेरे उस तलवार के दीवाने से थोड़ा कमतर है। इसके अलावा वह बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आता है। न केवल ओरिजिन स्कूल और फ्लावर पैलेस ने उसके खिलाफ हत्या की मंशा जगाई है, बल्कि डाकबीस्ट साम्राज्य ने भी ऐसा ही किया है।
ऐसी परिस्थितियों में अगर तलवार संप्रदाय उसकी मां को बचाने में उसकी मदद करता है, तो तलवार संप्रदाय न केवल फ्लावर पैलेस को पूरी तरह से अपमानित करेगा, बल्कि यह सभी तरफ से दुश्मनी पैदा करेगा। मैं इन शक्तियों के साथ दुश्मन बनने से नहीं डरता, लेकिन इस समय उसके पास वास्तव में इतना मूल्य नहीं है कि वह तलवार संप्रदाय और मेरे लिए इतनी बड़ी कीमत चुका सके। सु किंगशी के होंठ थोड़े से फटे हुए थे और वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने दिल में हल्की सी आह भरी और कहा, वैल्यू। वैल्यू, क्या उसे उस वैल्यू के बाद भी तलवार संप्रदाय की जरूरत होगी? अध्याय 233 शाही राजधानी की ओर वापसी। इस बार यांग ये ग्रैंड मायरीड पर्वतों में नहीं रुके। उन्होंने लाइटनिंग ईगल पर सवार होकर इंपीरियल कैपिटल की ओर उड़ान भरी, क्योंकि असेंशन रैंकिंग का यह दौर अब से 5 दिनों से भी कम समय में समाप्त होने वाला था। यांग ये को दाववादी जुई की स्पष्टवादिता से कोई घृणा नहीं हुई। इसके विपरीत उसने इसे एक उदार दृष्टिकोण से लिया। हाँ, बहुत करीबी रिश्तेदारों के अलावा इस दुनिया में कोई भी किसी भी तरह से दूसरों से संबंधित नहीं था, तो तलवार संप्रदाय उसके लिए फूल महल के साथ दुश्मन क्यों बन जाए? हमेशा की तरह उसे यांग यी को इस दुनिया में खुद पर भरोसा करना पड़ा। यांग यी ने अपना सिर हिलाया, अपने मन से विचलित करने वाले विचारों को निकाल दिया, और फिर उसने कुछ ऊर्जा पत्थर निकाले और साधना शुरू कर दी। डॉट 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 डॉट। ग्रैंड मायरीड पर्वत की गहराई में एक बहुत ही भव्य शहर था। इस शहर का आकार ग्रैंड किन साम्राज्य की शाही राजधानी के बराबर था, और यहाँ तक कि यह शाही राजधानी से भी ज्यादा हलचल भरा था। यह भव्य शहर डाकबीस्ट साम्राज्य की पशु राजधानी थी। जानवर राजधानी के शाही महल में हु जोंग्युआन और जोंगशी अत्यंत गंभीर भाव के साथ एक हॉल में खड़े थे। ठीक इसी समय एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जो सुनहरा लबादा पहने हुए था, रहस्यमय ढंग से हॉल के अंत में प्रकट हुआ। हु जोंग्युआन और जोंगशी दोनों ने इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखकर जल्दी से सिर झुकाया, और फिर उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, सम्राट। हाँ, यह अधेड़ उम्र का आदमी डाकबीस्ट साम्राज्य का सम्राट था और दक्षिणी क्षेत्र के सर्वोच्च विशेषज्ञों में से एक था। वह दाववादी जुई के बराबर एक असाधारण विशेषज्ञ था। इसके अलावा वह डाकबीस्ट साम्राज्य में सभी असंख्य डाकबीस्ट कबीलों पर नियंत्रण रखता था। वह रहस्यमयी डाकबीस्ट कहाँ है? बीस्ट सम्राट ने शांत स्वर में कहा। हालांकि उसके नीचे खड़े उन दोनों के शरीर थोड़े कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद हु जोंग्युआन ने कहा, सम्राट, हम अक्षम थे और ताओवादी जुई के मुकाबले में नहीं थे, इसलिए उस मानव को भागने की अनुमति दी गई। जानवर सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, यह ठीक है, मैं समझता हूँ। सम्राट, क्या आप उस रहस्यमय डाकबीस्ट की पृष्ठभूमि जानते हैं? जोंगशी ने पूछा। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव चमक उठा, और फिर जानवर सम्राट ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मुझे थोड़ा बहुत पता है। मैंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र में दिखाई देगा। सम्राट, वास्तव में इसकी पृष्ठभूमि क्या है? क्या यह वास्तव में हमारी डाकबीस्ट रेस के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है? हु जोंग्युआन ने धीमी आवाज में पूछा। जानवर सम्राट ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरा आदेश सुनाओ। ग्रैंड मायरीड पर्वत के सभी डाकबीस्ट को इसके खिलाफ कोई भी कदम उठाने से मना किया गया है। ठीक है, उस इंसान के खिलाफ भी कोई कदम उठाना प्रतिबंधित है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जानवर सम्राट ने एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर वह हॉल के भीतर से गायब हो गया। उसी समय जानवर सम्राट रहस्यमय तरीके से बिजली के ईगल पर सवार होकर प्रकट हुए, जिस पर यांगे सवार थे। जब उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी जो सुनहरे रंग का लबादा पहने हुए था, अचानक उसके सामने आ गया, तो यांगे की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने सहज रूप से अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन कुछ ही समय में उसने उसे ढीला कर दिया। भले ही वह नहीं जानता था कि यह व्यक्ति कौन था या इस व्यक्ति के पास किस क्षेत्र की साधना थी, लेकिन वह जानता था कि वह इस अधेड़ उम्र के आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता था। जानवर सम्राट ने यांगे को देखा, और फिर उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मानव, तुम बहुत साहसी हो। एक आकार परिवर्तित डाकबीस्ट। यांगे का दिल दहल गया जब उसने अधेड़ उम्र के आदमी को अपने प्रति संबोधित करते हुए सुना। इस समय डाकबीस्ट साम्राज्य के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं कहे जा सकते थे, इसलिए इस रहस्यमय विशेषज्ञ का अचानक प्रकट होना निश्चित रूप से उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। लेकिन क्या दाववादी जुई ने उनके साथ कोई समझौता नहीं किया था? क्या कोई आकार परिवर्तनशील डाकबीस्ट मुझे ढूंढने आया है? यांगे ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया, और उसने कहा, तुम मुझे मारने आए हो? जानवर सम्राट दंग रह गया, और फिर वह अपना सिर हिलाते हुए हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उसने कहा, भले ही तुम्हारी वर्तमान ताकत खराब न हो, लेकिन यह उस स्तर की नहीं है कि यह सम्राट तुम्हें मारने के लिए खुद आए। मैं इस बार उस छोटे से साथी से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। उससे कहो कि वह बाहर आए और मुझसे मिले, ठीक है? मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे मन में उसके लिए कोई बुरी मंशा नहीं है, और मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ। छोटे से साथी से मिलिए। यांगे ने जब यह सुना तो उसकी भौहें तन गईं, और फिर वह एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, इस समय उसका आपसे मिलने आना असुविधाजनक है।
जानवर सम्राट की भौहें भी सिकुड़ गईं, लेकिन वे जल्दी ही फिर से शांत हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, चूंकि यह इसके लिए सुविधाजनक नहीं है, तो हम भविष्य में मिलेंगे। यांग यी आश्चर्यचकित था। तुम्हें मुझ पर विश्वास है? जानवर सम्राट मुस्कुराया और कहा, मैं क्यों नहीं करूंगा। यांग ये ने भी यह सुनकर मुस्कुराया और कहा, मुझे भी तुम पर विश्वास है। शायद तुम्हारे मन में उस छोटे से लड़के के प्रति कोई बुरी नीयत नहीं है, वरना तुम्हारी ताकत के आगे मेरे पास विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं होती, है ना? कितना दिलचस्प बच्चा है। बीस्ट सम्राट ने कहा, मेरे मन में उस छोटे से साथी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई अच्छी भावना नहीं है। आखिरकार तुमने इस बार मेरी डाकबीस्ट रेस के कई कुलीन शिष्यों को मार डाला। उस छोटे से साथी की वजह से मैंने कभी भी आपके डाकबीस्ट साम्राज्य के डाकबीस्ट पर हमला करने की पहल नहीं की। हमेशा आपके डाकबीस्ट साम्राज्य के डाकबीस्ट ही मेरे साथ मुसीबत मोल लेने आए हैं। आप मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ पिटाई सहूं और वापस न लड़ूं, है ना? यांग ये ने कहा, यह आपको डाकबीस्ट्स के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति नहीं देता है। बोलते समय जानवर सम्राट की आंखें थोड़ी चमक उठीं। यांग ये ने सिर हिलाया। यह सुनते ही बीस्ट सम्राट के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह एक पल के लिए झिझका, फिर उसने अपनी उंगली हिलाई और यांग ये के सामने एक काला कमांड टोकन तैर गया। उसने कहा, मानव बच्चे, अगर तुम्हें मौका मिले तो इसे साथ लेकर आओ और डाकबीस्ट साम्राज्य की बीस्ट कैपिटल में मौज करो। इस कमांड टोकन के साथ तुम ग्रैंड मायरीड पर्वतों में आज़ादी से घूम सकते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जानवर सम्राट बिजली ईगल से गायब हो गया। यांगी की पुतलियां एक बार फिर सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि अधेड़ उम्र का आदमी अचानक गायब हो गया। उसकी ताकत शायद दाववादी जुई के बराबर है। जब उसे याद आया कि कैसे उसने अधेड़ उम्र के आदमी से लड़ने के लिए पल ऑफ बेलेफुल ब्लड का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था, तो यांगे को लगा कि यह थोड़ा मजेदार है। छद्म दाव कलाकृति की तो बात ही छोड़िए, असली दाव कलाकृति भी ऐसे विशेषज्ञ के सामने बेकार होगी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह छोटा सा साथी वास्तव में डाकबीस्ट एम्पायर को इस स्तर का विशेषज्ञ बनाने में सक्षम था। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य? लेकिन उसके रवैये के आधार पर यह शायद सौभाग्य था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने अपने हाथ में काले रंग के कमांड टोकन को देखा। कमांड टोकन मुट्ठी के आकार का था, अज्ञात सामग्री से बना था और उसकी मुट्ठी में बर्फ जैसा ठंडा महसूस हो रहा था। कमांड टोकन के सामने एक सुनहरा अक्षर अंकित था जो सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि इसके पीछे कई अजीब पैटर्न अंकित थे। ये पैटर्न बेहद अनियमित थे और थोड़े तावीज के निशान जैसे लग रहे थे, फिर भी वे तावीज के निशान नहीं थे। किसी भी मामले में यांग ये उन्हें समझ नहीं पाया। चूंकि वह इसका पता नहीं लगा सका, इसलिए उसने कोशिश करना बंद कर दिया। यांग ये ने कमांड टोकन को अपनी स्थानिक अंगूठी के भीतर रखा और फिर उसने लाइटनिंग ईगल को गति दी। वह जानता था कि वह निश्चित रूप से ग्रैंड मायरीड पर्वत पर वापस लौटेगा। लाइटनिंग ईगल को पूरी गति से उड़ाते हुए यांग ये 14 घंटे से भी कम समय में ग्रैंड मायरीड पर्वत की बाहरी रिंग पर पहुंच गया। यहां पहुंचने पर यांग ये ने लाइटनिंग ईगल को अपने वोटेक्स डैंटियन में वापस रख दिया, क्योंकि इंसानों की दुनिया में पहुंचने के बाद कम प्रोफाइल रखना सबसे अच्छा था। यांग ये यही नहीं रुके। उन्होंने ग्रैंड मायरीड पर्वत की बाहरी रिंग में उन शहरों में टेलीपोर्टेशन संरचनाओं पर भरोसा किया ताकि वे इंपीरियल कैपिटल तक पहुंच सकें, और जब वे इंपीरियल कैपिटल के प्रवेश द्वार पर टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो यांग ये अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए। इस समय शाही राजधानी का प्रवेश द्वार लोगों से भरा हुआ था। बेशक यह मुख्य बात नहीं थी, मुख्य बात यह थी कि ये सभी लोग उसे देख रहे थे। एक और आ गया है, एक और आ गया है, किसी ने आसपास से चिल्लाया और अनगिनत लोग यांग ये की ओर चिल्लाने लगे। मैं शाही राजधानी के लियू कबीले का कुलपति हूँ। हमारा कबीला शाही राजधानी का एक असाधारण कबीला है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। क्या मैं जान सकता हूँ कि यंग हीरो शादीशुदा है या नहीं? अगर नहीं है तो आप मेरे लियू कबीले में आ सकते हैं। मेरा लियू कबीला यंग हीरो को पर्याप्त साधना संसाधन प्रदान करने की गारंटी देता है। मैं शाही राजधानी के हुआन कबीले का कुलपति हूँ। मेरा हुआन कबीला शाही राजधानी के 4 छोटे बड़े कबीलों में से एक माना जाता है और इसका इतिहास कुछ हजार साल पुराना है। मेरे हुआन कबीले की युवा मिस शाही राजधानी की 10 महान सुंदरियों में से एक है। जब तक युवा हीरो मेरे हुआन कबीले में आता है, तब तक न केवल आप साधना संसाधन प्राप्त करने में सक्षम होंगे, बल्कि आप एक सुंदरी का हाथ भी जीत सकेंगे। मैं शाही राजधानी के फू कबीले का कुलपति हूँ। मैं हूँ। जब उसने भीड़ को जोश से चिल्लाते हुए सुना तो यांग ये अवाक रह गया। अतीत में उसने सुना था कि ये कबीले उन प्रगाढ़ लोगों को भर्ती करेंगे जो असेंशन पर्वत श्रृंखला से जीवित वापस आते हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में इतना पागलपन भरा दृश्य होगा। यांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अपने दिल में एक आदेश के साथ वायलेट स्पिरिट ने आधे रास्ते से अपना कवच खोला और एक तलवार की चीख आसमान में उड़ गई।
जब उन्होंने तलवार की आवाज सुनी तो भीड़ तुरंत शांत हो गई और उन कबीलों के सदस्यों ने अफसोस के साथ अपने सिर हिलाए और यांग ये को देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह तलवार संप्रदाय का शिष्य होगा। अफसोस, क्या अफसोस है। लेकिन जब वह तलवार संप्रदाय का शिष्य है तो वह अभी क्यों लौटा, कौन जानता है। अफसोस, चलो अगले का इंतजार करें। जब उसने उन्हें चुप होते देखा तो यांग ये टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म से नीचे उतर आया और शाही राजधानी के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। भाई यांग। जब यांग ये प्रवेश द्वार से गुजरने वाला था तो अचानक उसके पीछे से एक परिचित महिला की आवाज गूंजी। अध्याय 234 मूर्ख। यांग ये ने पलटकर देखा और वह थोड़ा चौंक गया जब उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने उसे बुलाया था। उसने कहा, युवा मिस जियाओ। यह कोई और नहीं बल्कि जियाओ यू एर था जिसने उस समय उसके साथ तावीज मास्टर बनने के लिए परीक्षा दी थी, और एक युवक जियाओ यू एर के साथ खड़ा था। वे दोनों यांग ये के पास गए और फिर उसने उसे परखने से पहले चौंकते हुए कहा, भाई यांग, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में तुम होगे। मुझे लगा कि मैं अभी गलत थी। आपने वास्तव में आरोही रैंकिंग में भाग लिया है और जीवित भी लौटे हैं। लेकिन आप नश्वर क्षेत्र के केवल 9वें रैंक पर हैं। क्या यह हो सकता है कि आप आगे बढ़ गए हैं? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी कुछ देर पहले ही प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखा है। जियू यू एर ने जब यह सुना तो उसकी सांस रुक गई और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। आखिर उसे यांग ये को देखे हुए कितना समय हो गया था। लेकिन यांग ये वास्तव में इस थोड़े से समय में ही प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ गया था। ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा। जियाओ यू एर कुछ कहने ही वाली थी। इसी बीच जियाओ यू एर के बगल में खड़ा युवक अचानक बोला, तुम अभी अभी प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़े हो। यांग ये ने जब यह सुना तो उसने युवक की तरफ देखा, और जब उसने युवक की आंखों में अत्यंत स्पष्ट शत्रुता देखी तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। लेकिन कुछ ही समय में उसे समझ आ गई और उसने महसूस किया कि यह शत्रुता मुख्य रूप से जियाओ यू एर की वजह से थी। युवक ने यांग ये की ओर देखा और कहा, कहने की जरूरत नहीं है, तुम पहले स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद आरोही रैंकिंग में भाग लेने की हिम्मत करने के लिए काफी साहसी हो। तुम्हारी किस्मत भी खराब नहीं है क्योंकि तुम वास्तव में ग्रैंड मायरीड पर्वत से लौटने में सक्षम थे। तुम एक भी किंग रैंक डार्कबीस्ट को मारने में असमर्थ नहीं हो सकते थे, है ना? यांग योंग। जियाओ यू एर ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? युवक मुस्कुराया और बोला, मेरा कोई और इरादा नहीं है। मैं तो बस उसकी तारीफ कर रहा हूँ। जियाओ यू एर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यांग योंग, अगर तुम इसी तरह से काम करते रहे तो मैं तुमसे केवल यही कह सकती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब उसने यह सुना तो यांग योंग नामक युवक की अभिव्यक्ति अचानक बेहद भद्दी हो गई और उसने यांग ये की ओर अपना दाहिना हाथ दिखाया और गुस्से से कहा, तुम वास्तव में उसके लिए मुझे भगा रही हो? यू एर, मुझे सच बताओ, वास्तव में तुम दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता है? क्या वह तुम्हारा प्रेमी है? जियाओ यू एर की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने गुस्से से कहा, यांग योंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? यांग योंग ने यांग ये की ओर देखा और फिर उसने जियाओ यू एर की ओर देखा, फिर गुस्से से बोला, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच जरूर कुछ है। यू एर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे प्रति मेरी भावनाओं को जानते हो। मेरे अलावा किसी दूसरे आदमी के लिए तुम्हारी भावनाएं कैसे हो सकती हैं? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यांग ये यह सुनकर दंग रह गया। यह कैसा मूर्ख है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। वह जियाओ यू एर और इस युवक के बीच के मामलों में उलझना नहीं चाहता था क्योंकि जियाओ यू एर उसे स्पष्ट रूप से जानती थी और उसके साथ उसका कोई रिश्ता हो सकता था। इसलिए यांग ये ने कहा, मिस यू एर, मुझे दूसरे काम निपटाने हैं, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। जियाओ यू एर कुछ कहने ही वाली थी कि उसके बगल में खड़ा युवक अचानक यांग ये पर गुस्से से चिल्लाया और कहा, यहीं रुक जाओ। यांग ये नहीं रुका। वह आगे बढ़ता रहा क्योंकि वह वास्तव में ऐसे बेवकूफ पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता था। वर्तमान में वह केवल काम पूरा करने के लिए इंपीरियल पैलेस के प्रवेश द्वार पर लौटना चाहता था और तालिस्मन मास्टर एसोसिएशन में लिटिल याओ को देखना चाहता था। यांग योंग तुरंत क्रोधित हो गया जब उसने देखा कि यांग ये उसकी उपेक्षा कर रही है, और उसने अपने दाहिने हाथ को कसकर मुट्ठी में बांध लिया और यांग ये की पीठ पर जोर से मारा। यांग ये ने जब अपने पीछे से तेज हवा आती महसूस की तो वह भौंचक्का रह गया। वह रुका, पीछे मुड़ा और फिर यांग योंग की मुट्ठी पर मुक्का मारा। दरार, हड्डियों के टूटने की स्पष्ट और मधुर ध्वनि गूंजी। यांग योंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने एक दयनीय तीखी चीख निकाली और फिर वह सीधे 40 मीटर दूर उड़ गया और अंत में जमीन पर गिर गया। जब उन्होंने यांग योंग को उड़ते हुए देखा तो आसपास के सभी लोगों की निगाहें एक साथ इधर उधर चली गईं और कुछ लोगों की तो अचानक ही सांसें थम गईं जब उन्होंने यांग योंग को जमीन पर पड़ा देखा। क्या वह शाही राजधानी के 4 महान कुलों में से एक यांग कबीले का दुष्ट यांग नहीं है? तलवार संप्रदाय का यह शिष्य उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या वह यांग कबीले के प्रतिशोध से नहीं डरता? बदला, बेवकूफ मत बनो।
क्या तलवार संप्रदाय यान कबीले से डरेगा? यान कबीले को ही तलवार संप्रदाय से डरना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अफसोस, क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? उसने वास्तव में तलवार संप्रदाय के एक शिष्य को नाराज कर दिया। वह इस पिटाई के बारे में कुछ नहीं कर सकता। यांग योन को एक ही मुक्का मारकर उड़ा देने के बाद यांग ये नहीं रुका और धीरे धीरे यांग योन की ओर चल पड़ा। जब कोई पागल कुत्ता उस पर भौंकता था तो अगर उसका मूड अच्छा होता तो वह इस पर कोई शोर नहीं मचाता था। लेकिन अगर कोई पागल कुत्ता उसे काटने आता तो उसे इस पागल कुत्ते को मरे हुए कुत्ते में बदलने में कोई आपत्ति नहीं होती थी। भाई यांग, दया दिखाओ। ठीक इसी समय जियाओ यू ए दौड़कर आई और यांग ये के सामने खड़ी हो गई, जबकि उसने गंभीरता से अनुरोध किया। युवा मिस जियाओ, यह वह था जिसने पहला कदम उठाया था। यांग ये ने उदासीनता से कहा। भाई यांग, मुझे सच में खेद है। कृपया यू एर को कुछ सम्मान दें और उसे छोड़ दें, ठीक है? जियाओ यू एर ने गंभीरता से पूछा और कहा, मेरा जियाओ कबीला उसके यांग कबीले का ऋणी है, इसलिए मैं वास्तव में उसे मेरे सामने मरते हुए देखने में असमर्थ हूँ। यांग ये ने कुछ देर तक उसे देखा और उसे याद आया कि कैसे उसने अतीत में उसकी मदद की थी। इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाया और फिर वह मुड़ा और शहर के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। जैसे ही उसने यांग ये को पलट कर जाते हुए देखा, जियाओ यू एर ने कड़वी मुस्कान दी। जाहिर है, जब वे फिर से मिलेंगे तो शायद वे दोस्त नहीं रहेंगे। हालांकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर उसने यांग योन को अपने सामने मरते हुए देखा और यह उसकी वजह से हुआ, तो जियाओ कबीले को निश्चित रूप से एक भयावह झटका लगेगा। जियाओ कबीला अभी यांग कबीले के खिलाफ जाने में पूरी तरह असमर्थ था। ठीक इसी समय यांग ये ने अभी अभी पलट कर देखा था। यांग योन, जो जमीन पर गिर गया था, अचानक उठ खड़ा हुआ था। यांग योन के चेहरे पर एक क्रूर भाव था जब वह खड़ा हुआ और उसके बाएं हाथ में अचानक एक मध्यम श्रेणी की तकनीक वाला तावीज दिखाई दिया। उसने यांग ये पर इसे फेंकने से पहले अपनी सांस बर्बाद नहीं की और यह तुरंत पीछे से यांग ये की ओर हिंसक रूप से चला। तकनीक तावीज हवा में विस्फोटक रूप से फैल गया और यह कुछ दर्जन हिमखंडों में बदल गया, जो तेज सीटी की आवाज निकालते हुए हवा में यांग ये की ओर बढ़े। कमीने, मर जा, हा हा हा। जैसे ही उसने पीछे से यांग ये की ओर हिंसक रूप से गिरते हुए हिमखंडों को देखा, यांग योन बेकाबू होकर हंसी से दहाड़ उठा। यांग ये ने हल्की सी आह भरी और फिर वह पलटा और अपनी तलवार से वार किया। तलवार की एक धार विस्फोटक रूप से निकली और इसने तुरंत बर्फ के टुकड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके अलावा इसने अपनी गति बिल्कुल भी नहीं खोई और यांग योन की ओर गोली चलाई, जिसके चेहरे पर एक विस्मयकारी भाव था। हालांकि ठीक इसी समय यांग योन के सामने अचानक एक आग का गोला प्रकट हुआ और यांग ये की तलवार क्यूई को अवरुद्ध कर दिया। यांग ये ने जब यह देखा तो वह पलटकर शियाओ यू एर की तरफ देखने लगा। क्योंकि आग का गोला एक तकनीक तावीज से बना था जिसे शियाओ यू एर ने अभी अभी बाहर फेंका था। भाई यांग, जियाओ यू एर कुछ कहना चाहती थी। हालांकि यांग ये ने उसे बीच में ही टोक दिया और कहा, युवा मिस जियाओ, मैं वास्तव में हमारे बीच की दोस्ती को संजोता हूँ, लेकिन जैसा कि आपने देखा है, मैंने आपको सम्मान दिया है और उसे जाने देने का इरादा किया है। हालांकि समस्या यह है कि वह मुझे जाने नहीं देना चाहता है, इसलिए भविष्य में परेशानी से बचने के लिए मैंने उससे निपटने का फैसला किया है। हा हा हा। ठीक इसी समय शहर के भीतर से अचानक जोरदार ठहाके गूंजने लगे। अगले ही पल एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रवेश द्वार से बाहर आया। अधेड़ उम्र के आदमी ने तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ यांग ये को देखा और कहा, तुम शाही राजधानी में मेरे यांग कबीले के एक सदस्य को मारना चाहते हो? कितनी बड़ी बात है। जब उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा तो यांग योंग ने तुरंत एक अति प्रसन्न अभिव्यक्ति प्रकट की और वह अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास गया और यांग ये की ओर इशारा करते हुए कहा, तीसरे चाचा, यदि आप एक कदम पीछे होते तो आप अपने भतीजे को फिर कभी नहीं देख पाते। यू एर और मैं अकेले ही मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन तलवार संप्रदाय के इस शिष्य को यू एर पसंद आ गई और वह उसे चिढ़ाना चाहता था। मैंने गुस्से में हमला किया, फिर भी वह लगभग मुझे मार ही डालता। तीसरे चाचा, आपको मेरे लिए न्याय मांगना चाहिए। यांग योंग की बात सुनकर यांग ये अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। दुनिया में वाकई एक ऐसा बेशर्म इंसान है। जैसा कि प्राचीन समय के लोग कहते थे, जब जंगल बड़ा हो जाता है तो तरह तरह के जानवर दिखाई देने लगते हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने यांग योंग को देखा और उसकी आंखों में एक स्नेहपूर्ण भाव चमक उठा और फिर उसने यांग ये को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तलवार संप्रदाय का कितना दबंग शिष्य है। अंकल यांग। ठीक इसी समय जियाओ यू एर कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसे बीच में ही अधेड़ उम्र के आदमी ने टोक दिया, जिसने कहा, छोटी जियाओ, कुछ ही दिनों में तुम्हारी सगाई योंग एर से हो जाएगी। उस समय तुम मेरे यांग कबीले की बहू बनोगी, इसलिए कृपया अपनी पहचान को ध्यान में रखना। जियाओ यू एर अभी भी कुछ कहना चाहती थी। इस बीच यांग ये ने अचानक यांग योंग की ओर विस्फोटक तरीके से हमला किया, क्योंकि वह हमेशा शब्दों की बजाय कार्रवाई करना पसंद करता था।
जब उसने देखा कि यांग ये ने वास्तव में सीधे हमला किया है, तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों में हत्या के इरादे की एक झलक दिखाई दी, और उसने गुस्से से कहा, क्या घमंडी बच्चा है तुम मेरे सामने, यांग जियान, इतनी हिम्मत कैसे कर पाए? मैं तुम्हारे तलवार संप्रदाय के वरिष्ठों की ओर से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आकृति चमक उठी और यांग योन के सामने आ गई। उसके बाद उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा उसके दाहिने हाथ में उमड़ पड़ी, और फिर उसने उसे यांगे पर जोर से मारा। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।